हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके संकल्प। माई सेल्फ एसके। आज हम उसी सिलसिले को जो हम कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ रहे थे, उस सिलसिले को बिल्कुल जस्ट आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं ऐसी आशा करके चल रहा हूं कि आपने वो पिछला लेक्चर बिल्कुल समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। उस सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं अभी जस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वाणिज्य बैंक क्या है और वाणिज्य बैंक के टाइप्स, मतलब कि कमर्शियल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक के कुछ टाइप्स बताने की कोशिश की थी। आज मैं आपको कमर्शियल बैंक के वर्क बताऊंगा, मतलब कि कमर्शियल बैंक के कार्य प्रणाली, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क करता है। आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके जो बैंक आपके मोहल्लों में है, आपके सिटी में जो है, आपके आसपास में जो बैंक है, पीएनबी, बड़ौदा, इलाहाबाद, नैनीताल बैंक, ये जितने भी बैंक हैं ये वर्क कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनका काम क्या क्या होता है। आरबीआई के मैंने आपको कार्य बताए थे, तो आरबीआई के कार्य और इन बैंकों के कार्यों में फ़र्क है, डिफरेंट है ये दोनों एक दूसरे से। तो इसलिए इन बैंकों के कार्य आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए बेसिक एक ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है, तो हर किसी के लिए इसलिए ज़रूरी है। तो आज जानते हैं हम कि वाणिज्य बैंक जो कमर्शियल बैंक है उनका कार्य प्रणाली किस तरीके का होता है। तो आपका कमर्शियल बैंक या फिर सिस्टम ऑफ कमर्शियल बैंक या फिर वर्क ऑफ कमर्शियल बैंक, जैसे मतलब कि पद्धति, कार्यक्रम, कार्य प्रणाली, ये सारे वर्ड इसमें आ सकते हैं। तो मैं आपसे भी जो मोटा मोटा बता रहा हूँ, चलिए हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। वाणिज्य बैंक की कार्य प्रणाली, इसको अगर मैं यहाँ पर वर्क सिस्टम लिख दूंगा तो आप और समझ जाएंगे, ठीक है। वर्क सिस्टम ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके का वर्क होता है। तो इनके जो है कुछ महत्वपूर्ण जो वर्क हैं कमर्शियल बैंक के, वो मैं डिवाइड कर देता हूँ कुछ पार्ट्स में, इससे आपको समझ में आएगा। इसका जो पहला जो काम है वो है जमा पूंजी एकत्र करना, ठीक है, अभी समझेंगे। दूसरा ऋण देना। तीसरा शाख निर्माण। अब फोर्थ में जो है विभिन्न कार्य, इसके अंदर भी बहुत सारे कार्य हैं तो इसको विभिन्न कार्य हम अलग से पार्ट बना लेते हैं। विभिन्न कार्य अलग मतलब कि, ठीक है, तीन तो मुख्य हैं, विभिन्न में बहुत सारे कार्य आएंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूं अभी कमर्शियल बैंक की कार्य प्रणाली, तो चार पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दी है। पहला जमा पूंजी एकत्र करना, ऋण देना, शाख निर्माण, और लास्ट है विभिन्न कार्य, जो बहुत सारे हैं जो हम देखेंगे। तो जमा पूंजी वही जो हम तुम लोगों के पास जो होती है, वो बैंक उसको क्या करता है, जमा करता है, ठीक है, वो बैंक क्या करता है, जमा करता है। तो अभी हम जो है इसको भी बाद में देखेंगे, नंबर 2, नंबर 3 भी बाद में देखेंगे और नंबर 4 भी बाद में देखेंगे। अभी जो हम सारा डिस्कस करेंगे वो सारा ऑल अबाउट जमा पूंजी के बारे में होगा, ठीक है। जमा पूंजी के बारे में होगा, तो इससे जानते हैं जमा पूंजी एकत्र करना। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो यही है बैंक का। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, जमा पूंजी एकत्र करना, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब इसके जमा पूंजी को एकत्र करने के 4 प्रकार हैं, ठीक है, 4 प्रकार हैं, एक बार और सुन लीजिएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो किसी का होता है बैंक का, वो होता है आपका जमा पूंजी एकत्र करना। फिर उसके बाद इसके 4 प्रकार होते हैं जमा पूंजी एकत्र करने के, वो किस तरीके से हम जानना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। 4 प्रकार जो होंगे, पहला आपका होगा सेविंग अकाउंट, जो आप भली भांति जानते होंगे। दूसरा आपने सुना होगा करंट अकाउंट, ये भी भली भांति आप जानते होंगे। थर्ड आपने सुना होगा फिक्स अकाउंट, ये भी आप भली भांति जानते होंगे। मे बी ये थोड़ा आपको नहीं पता होगा, रिकरेंट अकाउंट, ठीक है, रिकरेंट अकाउंट। तो ये 4 प्रकार जो है आपका वाणिज्य बैंक जो है, सबसे मेन काम उसका है जमा पूंजी एकत्र करना। तो जमा पूंजी वो किस तरीके से एकत्र करता है, उसके 4 टाइप हैं, ठीक है। वाणिज्य बैंक के कार्य प्रणाली के भी 4 प्रकार है जो मैंने आपको बताया, 1, 2, 3, 4। लेकिन इसी तरीके से जमा पूंजी एकत्र करने के भी 4 प्रकार हैं, वो जिस तरीके से हम लोगों की क्या करते हैं, जमा पूंजी को एकत्र करते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपका यही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट जो है सभी व्यक्तियों,
सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए होता है, सभी व्यक्ति एवं संस्थाओं के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या है, पैसे निकालने की सीमित स्वतंत्रता होती है, सीमित स्वतंत्रता होती है। ठीक है, और आपका इसमें आपके जमा किए गए पैसे को, सेविंग अकाउंट में जमा किए पैसे को आपका बोलते हैं सेविंग, मतलब कि बचत जमा। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, सेविंग अकाउंट में जमा किए गए पैसे को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं बचत जमा, मतलब कि सेविंग डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, एक बार और सुन लीजिएगा, सेविंग अकाउंट जो है सभी व्यक्तियों सभी संस्थाओं के लिए होता है। साथ में आपका इसमें जो है आपकी सीमित स्वतंत्रता होती है पैसे निकालने की। ये नहीं कि आप हर 2 घंटे में जाके पैसे निकाल के लेके आ रहे बैंक में से, फिर मन किया फिर डाल दिया। पैसे तो जो भी सेविंग अकाउंट इसका भी होगा तो ये सीमित तौर पर ही आप लोग इसमें पैसा जमा करते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, इसमें जो है जो पैसा जमा जो करते हैं लोग, वो एक अपनी छोटी बचत का हिस्सा ही जमा कर पाते हैं। नॉर्मल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति ही सेविंग अकाउंट का यूज़ करते हैं, तो उनकी जो छोटी छोटी बचत होती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो इसमें जमा करते हैं। और उनको जमा करने के बाद इसमें जो है स्वतंत्रता सीमित है, मतलब कि आप ये नहीं कि आपने अगर 5 लाख जमा कर दिए, 10 लाख जमा कर दिए, तो हर 2 घंटे बाद जाकर उसमें से कभी 1000 निकाल लाए, कभी 2 निकाल लाए, तो बैंक तो इसी काम में रह जाएगा। तो इसलिए जो है इसमें सीमित स्वतंत्रता होती है कि आप लिमिट के हिसाब से पैसे तो डाल दोगे, लेकिन निकालने का जो होगा आपका वो यही है कि लिमिट से निकालोगे। वो आपके कौन से अकाउंट होते हैं? सेविंग अकाउंट होते हैं, और उसमें पैसे जमा किए गए को क्या बोलते हैं? बचत जमा बोलते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट में जमा किए गए पैसों को क्या बोलते हैं? सेविंग डिपॉजिट या बचत जमा। क्लियर? ये आपका करंट अकाउंट है। ये सभी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ध्यान रखना, ये सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होता है, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होता है। ये आपका होता है व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के लिए। ठीक है, इससे पहले सॉरी, इसमें एक चीज़ हो रही, इसमें जो 4% ब्याज दिया जाता है, जैसे तुमने 5 लाख जमा किए, 10 लाख जमा किया, मैंने 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख जमा किया, तो उसमें जो है 4% का इंटरेस्ट जो है आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से कमर्शियल बैंक देते हैं। सेविंग अकाउंट जो आपके पैसे जमा होंगे, अब सभी का आपका सेविंग अकाउंट है, मेरा भी सेविंग अकाउंट है, तो मुझे जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है वो 4% का है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम करंट अकाउंट में। ठीक है, इसे करंट अकाउंट को ये चालू खाता भी बोलते हैं इसको, जैसे आप इसको क्या बोल सकते हैं? सेविंग को बोल सकते हैं आप बचत खाता, इसी को आप बोल सकते हैं करंट को चालू खाता। ठीक है, इसमें क्या सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ व्यापारियों के लिए है, सिर्फ व्यापारियों के लिए। इसमें जो है व्यापारी लोग कितना ही पैसा जमा कर सकते हैं, हालांकि इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो वो छोटी बचत वाले लोग ही कर पाते हैं। बाकी अगर जिनके पास पैसा ज़्यादा है तो वो व्यापारी होगा, और व्यापारी होगा तो वो करंट अकाउंट रख सकता है अपने पास। तो कितना पैसा जमा करो और कितना ही पैसा निकालो, मतलब कि इसमें लिमिटेशन नहीं है, सीमित, निकालने की स्वतंत्र नहीं। सुन लीजिए, लिखने से क्या है, सीमित है, नहीं है मतलब निकालने की, वो आप कितनी बार भी निकाल सकते हैं। अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो दिन में 10 बार जाके भी आप पैसा निकाल सकते हैं अगर आपका करंट अकाउंट है तो। सेविंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, करंट अकाउंट में आपको अभी 2 लाख की ज़रूरत है तो 2 लाख निकाल के लाएंगे, फिर 10 की ज़रूरत है 10 ने, अभी डाल भी रहे हैं तो डाल के भी आप ऐसे ही आते हैं, क्योंकि ये तो व्यापारी लोग हैं, इनको कई बार क्या बहुत पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कई बार जो इन पर इतना पैसा आ जाता है ये जमा करते हैं। तो ये आपका करंट अकाउंट होता है। ठीक है, ये कौन सा करंट अकाउंट होता है? ये सेविंग अकाउंट होता है। क्लियर? फिक्स अकाउंट, इसको क्या बोलेंगे आप? सावधि खाता, सावधि। ठीक है, सावधि खाता। तो फिक्स अकाउंट से आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे। इसमें क्या है, एक जो है एक तारीख, सॉरी एक मुश्त जो है एक बार में, ऐसा लिखिएगा, एक बार में पैसा जमा कर लिया जाता है और उसकी मियाद रख दी जाती है। एक बार में सावधि या फिक्स अकाउंट में एक बार पैसा जमा कर दिया जाता है और उसकी एक मियाद रख दी जाती है
कि इतने साल बाद जो है आपको पैसा मिल जाएगा। ये जो आपने रखे, जैसे कि फिक्स अकाउंट में मैंने 5 लाख रखे हैं, तो मेरा एक अकाउंट टाइम होगा कि मैं इसको या तो 1 साल में निकाल सकता हूँ, या 2 या 3 या 4। ये नहीं कि आज मैंने उसमें 5 लाख रखे हैं तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कल जाकर उसमें से 10,000 निकाल रहा है, परसों जाकर उसमें से 20,000 निकाल रहा है। नहीं, वो जो फिक्स अकाउंट जो होगा उसमें फिक्स जो है आपके पैसे जमा होंगे, वो एक टाइम के लिए होंगे, चाहे वो 1 साल की अवधि रखो, आप 6 महीने की रखो, 2 साल की रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो फिक्स अकाउंट वो वाले होते हैं। और फिक्स अकाउंट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें जो है इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। इसमें जो है इनकी कंपैरिजन में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें तो तुम जरा सी देर में पैसा डाल रहे हो, जरा सी देर में खाली भी कर रहे हो अकाउंट को, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं। इसमें 4% का इंटरेस्ट, और इसमें 4% से कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पैसा बहुत टाइम के लिए बैंकों के पास पड़ा है, बैंक उसका यूज़ कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो इसमें जो है सावधि फिक्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, 4% से ज़्यादा ही मिलेगा, 6-7% तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक म्याद होती है, आपने पैसा जमा किया, आपका कुछ टाइम बाद ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि जब आपका मन कर रहे हो तब आप उसमें से पैसा निकाल रहे हो। रिकरेंट मतलब कि आवर्ती खाता। इसमें क्या है, आपका बैंक और खाता धारक के बीच में, बैंक एवं खाता धारक, जैसे ए बैंक है और मैं खाता धारक हूं, तो बैंक और मेरे बीच में एक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, संविदा होगी। उस कॉन्ट्रैक्ट और संविदा होने के बाद हमें ये डिसाइड होगा कि मेरा जो पैसा मैं जमा कर रहा हूँ बैंक में, उसका एक लॉक इन पीरियड होगा। लॉक इन पीरियड का मतलब एक उसकी समाप्ति होगी, उस समाप्ति के बाद मैं निकाल सकता हूँ। तो आपको ये लग रहा होगा फिक्स अकाउंट जैसा, तो फिक्स अकाउंट से ऐसा लगभग है, लेकिन पूरा नहीं है। ये तो मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, लॉक इन पीरियड होता है 2 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल, वो लॉक इन पीरियड है। लेकिन इसमें रिकरेंट अकाउंट में ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक और खाताधारक के बीच में कि मैंने जो है 10 लाख जमा करने हैं, तो मैं जो है एक डेट में आके इन 10 लाख को पूरा करूंगा। आज मैं 1 लाख दे रहा हूं, कल के दिन 6 तारीख को आके मैं 2 लाख दे दूंगा, फिर 15 तारीख को आके मैं जो है 2 लाख और दूंगा, फिर अगले महीने में 2 लाख और दूंगा। तो इस तरीके से 10 लाख कर दूंगा और फिर एक टाइम बाद इनको ले लूँगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है। इसमें फिक्स अकाउंट में डायरेक्ट आपको अगर 2 लाख की फिक्स डिपॉजिट करना है तो 2 लाख आपको देने पड़ेंगे। रिकरेंट में क्या है, आपको बार बार आवर्ती, ठीक है, आवर्ती का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया खाताधारक और बैंक के बीच में। खाताधारक जो है आज उसने 2 लाख दे दिए, फिर कल 2-4 दिन बाद 2 लाख दे देगा, इस तरीके से वो 10 लाख कर देगा पूरे जब तक है। और फिर उसका लॉक इन पीरियड होगा, जो भी वो जब भी लेना चाहे पैसा, वो एक डिसाइड करवा देगा कि मुझे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में चाहिए। तो इसमें भी क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो इसमें फ़र्क समझे, इसमें आपका अगर आपको जो फिक्स डिपॉजिट है वो पूरा देना पड़ेगा आपको। इसमें क्या है, चलो आज तुमने इतने दिए, कल दे देना और ज़्यादा, पूरे कर देना जब भी आपको करने हैं, टाइम से जो भी लिमिट रखेंगे उस टाइम में। संविदा होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये 4 प्रकार के खातों के हिसाब से जो है ये वाणिज्य बैंक चलते हैं। आप जाओगे तो या तो आप कहोगे कि सेविंग अकाउंट, जैसे स्टूडेंट होते हैं नॉर्मल हम तुम, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो सेविंग अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, सेविंग अकाउंट खोलेंगे, बचत कम है तो बचत जो भी है उसको जो है सेविंग करेंगे। वो व्यापारी लोग जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे। फिक्स अकाउंट जो है, जैसे किसी बच्ची की शादी वादी करनी है और किसी के पास कुछ पैसा पड़ा है, तो वो क्या कर देगा, उसको फिक्स कर देगा और कहेगा कि जब मेरी बच्ची की साल की हो जाएगी, 25 साल की, जब भी शादी करनी है उनको, तो वो मैं तब वो ले लूँगा। तो इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा उन पर उसको। ठीक है, रिकरेंट अकाउंट भी यही है। तो रिकरेंट अकाउंट में जो है अपने तरीका, जो भी उनके पास जब जब पैसा आएगा वो तब तक रखते रहेंगे, और वो कहेंगे एक लॉक इन पीरियड में रख रहा हूँ, 10 साल बाद पैसे ले लूँगा, अभी मेरे पास नहीं है, 1 साल के अंदर आएंगे तो मैं 1 साल में पैसे देता रहूँगा और 10 साल बाद ले लूँगा। तो इसमें कुछ इतना समझना नहीं है। 4 प्रकार के खाता है, इन्हीं के हिसाब से जो है जमा पूंजी एकत्र होती है। किसकी? बैंकों की। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य बैंक का यही है, क्योंकि सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। ये नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, जो अगला मैंने कार्य बताया उनका लोन नहीं देगा, फिर उससे अगला कार्य जो बताया मैंने शाखा निर्माण, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। और फिर उसके अलावा जो विभिन्न कार्य, मतलब कि सब कार्य जो आगे के मैं बता रहा हूँ इसी से जुड़े हुए हैं। अगर ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो सिर्फ यही है कि इसमें पैसा आता है। ठीक है, इनके पैसा यूज करके बैंक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, तो वाणिज्य बैंक की कार्य प्रणाली में आप नंबर 1 कार्य 1 समझ गए हैं। पहला जो बहुत बेसिक है कि इनको पैसा जमा करना, जो है पूंजी को डिपॉजिट करना, एकत्र करना, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें समझते हैं। तो ये किस तरीके से, या तो सेविंग अकाउंट के रूप में होगा, जैसे मैं हूँ, अगर मैं आज स्टूडेंट हूँ तो मेरा सेविंग अकाउंट होगा, और
कल के दिन को मैं व्यापारी बनता हूँ तो मैं करंट अकाउंट रखूँगा। कल के दिन को फिर मैं क्या पता कोई बूढ़ा इंसान बन जाऊँ तो मेरे पास पैसों की किल्लत और कुछ पैसा पड़ा हो मेरे पास, मुझे पता है भविष्य में जो है मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो मैं अपनी बच्चे की शादी करने के लिए, कोई भी हो सकता है, अपनी बच्ची की शादी करने के लिए उसको जमा करवा दूंगा कि मेरी बच्ची की जब शादी हो तब जो है उसको निकाल के शादी कर देंगे। इस तरीके का होता है ये इनका अकाउंट का यूज़, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रिकरेंट अकाउंट भी ऐसी है कि जब जब मेरे पास पैसा आएगा मैं उसको यूज़ रखूँगा जमा करने के लिए, और एक टाइम बाद जब ज़रूरत होगी तो मैं निकलवा लूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटरेस्ट इनमें ज़्यादा मिलता है, इसमें भी ज़्यादा मिलता है, इसमें 4% तक होता है, इसमें मिलता ही नहीं है क्योंकि इसमें निकालते रहते हैं आप पैसे थोड़ी थोड़ी देर में। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और प्लीज़ हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये हमारा 31 लेक्चर था, तो लगातार आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इसको विजिट कर रहे होंगे, चैनल को देख रहे होंगे, और वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं छोड़िएगा, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।